मृडानी मृद्वंगी गिरिवन बिहारी पशुपति शुभांगी सर्वांगी करनर कपाली वृखपति स्वरूपां भस्नाता विषमनयनो भस्मधवलो तयोरेकत्वं मे हरतु विपरीतात्मचरितम् तयोरेकत्वं मे हरतु विपरीतात्मचरितम्। अस्मिन् समूहे इदानीं समुपस्थितानां समेषां सादरम् अभिनंदनम्। प्रिय छात्रों, आज हम आचार्य जगन्नाथ द्वारा प्रस्तुत रसदोष विषय का अध्ययन करने वाले हैं। रस की संख्या और उसके उदाहरण के विषय में सारा विवेचन कल तक हो चुका। अब हमें जानना है कि ये जो 9 रस दिखाए गए, इन 9 रसों में कुछ रसों में तो आपस में कोई विरोध नहीं होता है, लेकिन कुछ रसों में आपस में विरोध होता है। तो वो विरोध कैसे होता है? अगर विरोध है तो उस विरोध का परिहार कैसे होगा, इत्यादि विषयों को लेकर आचार्य जगन्नाथ ने जो अपना विवेचन उपस्थापित किया है, उसका पाठ आज हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले ये कहते हैं कि एतेषां परस्परम कैरपि सहा विरोधः कैरपि विरोधः। इन रसों में किसी का आपस में विरोध होता है, किसी का विरोध नहीं होता है। जैसे वीर श्रृंगारयोः, वीर और श्रृंगार, श्रृंगार और हास्य, वीर और अद्भुत, वीर और रौद्र, श्रृंगार और अद्भुत, इन दोनों में या इन सब में कहीं अपना कोई विरोध नहीं होता। यानी वीर और श्रृंगार में कोई विरोध नहीं है। श्रृंगार का हास्य के साथ विरोध नहीं, वीर का अद्भुत के साथ विरोध नहीं, वीर का रौद्र के साथ विरोध नहीं, श्रृंगार और अद्भुत का विरोध नहीं है। विरोध किसका है? तो श्रृंगार बीभत्सयोः, श्रृंगार और बीभत्स में विरोध, श्रृंगार और करुण में विरोध, वीर और भयानक में विरोध, शांत और रौद्र में विरोध, शांत और श्रृंगार में विरोध। ये परस्पर विरोध देखे जाते हैं। अब ये कहते हैं कि विरुद्ध रसों का परस्पर एक साथ वर्णन नहीं होना चाहिए। क्यों? तो अगर विरोधी रसों का एक साथ वर्णन हो जाता है तो सहृदयों की चित्तवृत्ति में विरोधी भाव उत्पन्न हो जाने से जो मूल रस है उसके आनंद ग्रहण में बाधकता आएगी। इसलिए ये कहते हैं कि कवि तत्र कविना प्रकृत रसम परिपोष्टु कामेन तदभिव्यंजके काव्ये तद विरुद्ध रसांगानाम निबंधनम न कार्यम। जो कवि का अपना अभीष्ट रस है, जिसका प्रयोग वो करना चाहते हैं, उसके अभिव्यंजक अर्थात अपने काव्य में जिस रस की अभिव्यंजना वो चाहते हैं, उस रस के विरुद्ध जो रस है
उस विरुद्ध रसों का नियोजन उनको नहीं करना चाहिए। तथा ही सती, कहते हैं नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा होता है, अगर वो विरोधी रस प्रयुक्त होता है, तदभिव्यक्तौ विरुद्धः प्रकृतम बाधेत। तो कहते हैं निश्चित रूप से विरोधी रस की आपत्ति हो जाने से, विरोधी रस की उपस्थिति हो जाने से जो कवि द्वारा प्रस्तुत, कवि द्वारा परिपोष्यमान जो मूल रस है, उस मूल रस में बाधा आ जाएगी और स्थिति ये हो जाएगी कि कौन सा रस कवि का अभीष्ट है, कौन सा रस कवि का अभीष्ट नहीं है। तो सुंदोप सुंदर न्याय न, मैं बड़ा, इस परिस्थिति में दोनों की स्थिति सत्ता समाप्त हो जाएगी। कोई भी रस सहृदयों को आनंद देने वाला नहीं रह जाएगा। कहते हैं चलिए ये तो हो गया, लेकिन ये बताइए दो विरुद्ध रसों को एक जगह पर वर्णन करना पड़ा। कभी अपने वर्ण्य विषय के क्रम में अगर कहीं इस समस्या में फंस जाता है जहां उसको दोनों वर्णन करना है, तो फिर कभी क्या करे? क्या कभी काव्य लिखना छोड़ दे या वर्णन करना छोड़ दे? तो कहते हैं जी नहीं, यदि तो विरुद्धयोः रसयोः एकत्र समावेशः इष्यते तदा विरोधम परिहृत्य विधेयः। कहता है कि यदि आपकी परिस्थिति है कि दो विरोधी रसों को एक साथ उपस्थापित करना है और वर्ण विषय को लेकर के ये जरूरी है, तो उन दोनों का जो विरुद्ध रस हैं, उन विरुद्ध रसों के विरोध का परिहार कर दीजिए। विरोध का परिहार कर देने से फिर वो विरोधी नहीं रह जाएगा। कहते हैं कि ये परिहार कैसे होगा? दो विरोधी रस है, उन दोनों विरोधियों रस को एक जगह उपस्थापित भी किया जाए और दोनों में विरोध भी ना हो, ये कैसे होगा? तो कहते हैं पहले देखिए कि विरोधस्तावत् दुविधा। यहाँ पर जो विरोध होता है वो दो प्रकार का होता है। एक है स्थिति विरोध और एक है ज्ञान विरोध। स्थिति विरोध क्या है कि आद्यः तदधिकरण वृत्तिता रूपः। पहला जो है जिसको स्थिति विरोध कहा है, वो स्थिति विरोध है अधिकरण वृत्तिता रूप, यानी जो उसका आलंबन है और जो आश्रय है, उस आश्रय में, एक ही आश्रय में अगर दो विरोधी रस है तब तो विरोध होगा। इसलिए एक विरोध हो गया कि एक ही आश्रय में दो विरोधी रस उपस्थित हो रहे हैं, और दूसरा विरोध हुआ तज ज्ञान प्रतिबद्ध ज्ञानकत्व लक्षणः। दूसरा ये हुआ जिसको ज्ञान विरोध कहा गया है कि एक रस की प्रतीति हो रही है सहृदय को, और उस प्रतीति को बाधित करने वाला विरोधी रस का ज्ञान, विरोधी रस की प्रतीति होने लगे ज्ञान में, तो ये हो जाएगा ज्ञान विरोध। तो अधिकरणे विरोधः, एक आश्रय में दो विरोधी रसों का उपस्थित होना रूप जो स्थिति विरोध है, उसको आप अगर अधिकरणांतर में कर दिया जाए तो ये दोष परिहार हो जाएगा। जैसे एक आलंबन में दो विरोधी रस आ रहे हैं, उसका परिमार्जन आपको करना है तो अधिकरण बदल दीजिए, यानी एक रस का अधिकरण एक को बनाइए और दूसरा जो विरोधी रस है उसका अधिकरण आप दूसरे को बना दीजिए। कैसे? तो जैसे मान लिया जाए वीर और भयानक दोनों विरोधी है। अब दोनों विरोधी स्थिति आपको एक साथ वर्णन करना है, तो जो नायक है
उस नायक में वीर रस का वर्णन कर दीजिए, और जो प्रतिनायक है उस प्रतिनायक में भयानक का वर्णन कर दीजिए। तो इससे विरोध दूर हो जाएगा। सहृदयों को तो ये होगा कि भाई नायक जो है वो वीर है और खलनायक जो है वो उससे डर रहा है। ऐसे में इसकी विरोधिता समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार स्थिति विरोध का नियंत्रण करना चाहिए। एक यहाँ प्रश्न उठाते हैं कि भाई रस जो है वो तो आनंद स्वरूप है और पर ब्रह्मवत है, ब्रह्मास्वाद सहोदर है वो। तो वैसी परिस्थिति में ब्रह्मास्वादात्मक जो रस है उस जगह पर ये विरोधी रसों का इकट्ठा होना, ये बात आप कैसे कर रहे हैं? या परस्पर रसों का विरोध होना ये कैसे हो सकता है? जब सभी रस आनंद स्वरूप ही हैं तो फिर दो रस आपस में विरोधी कैसे होंगे? और दो रस का अलग अलग समावेश, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? क्योंकि सब तो आनंद स्वरूप है, आनंद तो सब एक ही है। तो फिर दो का समावेश और दो में परस्पर विरोध, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? उसका जवाब देते हैं कि देखिए, आनंद स्वरूप जहाँ तक बात है वहाँ जा कर के तो सारे रस में केवल आनंद ही रह जाएगा, आनंद स्वरूप ही रहेगा। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वहाँ रस पदेन, वहाँ रस पद से उसकी जो उसका जो स्थायी भाव है, जो रत्यादि अस्थाई भाव है, उसको हम रस रूप से ग्रहण कर रहे हैं, न कि आनंदावस्था को। आनंदावस्था में जाकर के तो सब एक हो जाएगा, वहाँ तो विरोध की बात नहीं करेंगे आप। लेकिन रस पद से जो हम अस्थाई भाव रूप रत्यादि है, उस रत्यादि का ग्रहण करते हैं, तो उस रत्यादि में विरोध हो सकता है। क्योंकि अगर रति और भयानक दोनों एक जगह आ जाए तो विरोध तो होना स्वाभाविक है। रसस्य सामाजिक वृत्तित्वेन नायकाद्यवृत्तित्वात्, क्योंकि रस जो है आनंद जिसको आप कह रहे हैं, रत्यादि जो हम कहते हैं, वो सामाजिक वृत्तिगतत्वेन, आनंद तो सामाजिक को होता है, सामाजिक के हृदय में वो रत्यादि है। जो नायक जिस अनुकार्य की बात करते हैं, राम दुष्यंतादि की, वहाँ तो रस की कोई चर्चा है ही नहीं, वहाँ तो रस होता ही नहीं है। अद्वितीय आनंदमयत्वेन विरोधा संभवाच्च, जब आप उस आनंदमय रस की बात करेंगे और उस आनंद के जगह पर जाएंगे तो वहाँ जाकर के तो विरोध का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, वहाँ जाकर के विरोध नहीं है। सवाल है कि जब अस्थाई भाव के रूप में हम रस का नाम लेते हैं तो वो जो अस्थाई भाव है, ये दो विरोधी अस्थाई भाव जब एक ही सहृदय, एक ही आश्रय में आकर के टिक जाएगा तो वहाँ विरोध की स्थिति बनेगी। और उस विरोध का परिहार करने के लिए ये अपना उपाय बताते हैं कि जैसे पहले बताया गया कि वीर उसका उत्साह है अस्थाई भाव और भयानक का भय है। उत्साह और भय दोनों अगर एक ही आश्रय में दिखाया जाए तो स्वभावतः है कि यह असंभव हो जाएगा। इसके लिए कहा कि अगर आपको दोनों एक साथ वर्णन करना हो एक ही दृश्य में, तो नायकगत उत्साह का वर्णन करें और प्रतिनायकगत भय का वर्णन करें, जिससे उसका विरोध परिहार हो जाएगा। उसको दिखाने के लिए ये उदाहरण देते हैं, प्रथम विरोध परिहारेण, यानी पहला जो स्थिति विरोध था उसको दिखाने के लिए उदाहरण देते हैं कि कोई चाटुकार अपने राजा की स्तुति कर रहा है। कुंडलीकृत को दंड दोर्दंडस्य पुरस्तव मृगाराते रिव मृगाः परे नैवावत स्थिरे।
कोई चाटुकार अपने राजा को कह रहा है कि कुंडलीकृत कोदंड, जब आप रण क्षेत्र में जाकर के धनुष पर तीर चढ़ा करके धनुष की डोरी खींचते हैं, उस धनुष के कुंडल के आकार में बना देते हैं, तो उस धनुष के आगे परे नैवाव तस्थिरे, जो आपके दुश्मन हैं वो कदापि नहीं टिक सकते, भाग जाते हैं। कैसे? तो मृगा राते रिव मृगाह, जैसे सिंह को देखकर हरिण जो है वो कभी उस जगह पर नहीं टिकता, वो भाग जाता है। यहाँ रसांतरस्य अविरोधिनः संधिकर्तुरिवांतरांतराले स्थापने द्वितीयोपि निवर्तते। यहाँ इन्होंने क्या किया कि पहले में जो ये श्लोक इन्होंने उद्धृत किया, यहाँ देख लीजिए कि कुंडलीकृत कोदंड दोर्दंडस्य पुरतस्तव, उत्साह जो है दुश्मन को मारने का जो उत्साह है वो है नायक में, और परे नैवाव तस्थिरे, परे अर्थात जो दुश्मन है वो इस धनुष के डर से भाग गया। तो डर हुआ प्रतिपक्ष रूप आश्रय में, और उत्साह धनुष चलाने की कला से संपन्न जो वीर है उस वीर में आया उत्साह। तो नायक में वीर और प्रतिनायक में भयानक कर देने के कारण यह प्रथम विरोध जो है वो परिहृत हो जाता है। अब दूसरे के लिए कहते हैं कि रसांतरस्या विरोधिनः संधिकर्तुरिव अंतराले अवस्थापनेन द्वितीयोपि निवर्तते। कहते हैं कि दूसरा जो है, जिसको आप ज्ञान विरोध बोल रहे थे, उस ज्ञान विरोध में क्या होता है कि जब दो विरोधी रस एक जगह उपस्थित हों तो उन दोनों के बीच में अगर कोई तीसरा रस उपस्थापित कर दिया जाए तो इस दोनों का विरोधित्व, विरोधपन अपने आप समाप्त हो जाता है। जैसे दो आदमी युद्ध करने को खड़ा हो, परस्पर लड़ने को, अब बीच में अगर कोई तीसरा आकर के संधि प्रस्ताव लेके आ जाए तो संधि प्रस्ताव लेकर आने वाले किसी तीसरे के कारण दोनों अपनी अपनी जगह रुक जाते हैं और दोनों की वैरता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। उसी तरह अगर दो विरोधी रसों का विरोध परिहार करना हो तो बीच में किसी तीसरे रस को ला देना चाहिए जो इसका विरोधी ना हो और जो इसका भी विरोधी ना हो। ऐसा बीच में उपस्थापित कर देने से ये रस का परिहार, रस दोष का परिहार हो जाता है। जैसे उदाहरण देते हुए ये कहते हैं कि मन निर्मितायाम आख्यायिकायाम कण्वाश्रमगतस्य श्वेतकेतोर महर्षेः सांद्रस प्रधाने वर्णने प्रस्तुत है। ये अपना बताते हैं कि इनके ही किसी आख्यायिका में कण्व के आश्रम में गए हुए श्वेतकेतु के वर्णन में, सांद्रस के वर्णन में प्रस्तुत करते हैं ये कि किमित मना कलित पूर्वम कोय मनिर्वाच्यो वचन रचनायाम मधुरिमा। यानी कि ऋषि के आश्रम में सांतरस का वर्णन चल रहा है और आगे चल के उनको किसी नायिका में अनुराग दिखाना है एक ही जगह पर। तो शांत से अनुराग के बीच में ये अद्भुत रस जो है उसको उपस्थापित कर देते हैं कि किमिदम अनाकलित पूर्वम, अरे ये कैसा अद्भुत रूप है जैसा मैंने आज तक कभी नहीं देखा। कोयम अनिर्वाच्यो वचन रचनाया मधुरिमा, ये बोलने की मधुरिमा कैसी है जो अनिर्वचनीय है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसी ये मधुरिमा कहाँ से आ गई। तो अब ये आ गया बीच में विस्मय, और विस्मय के आ जाने से आगे जब वो कहते हैं कि अरे कुतोयम वरिवर्णिनी, वहाँ वरिवर्णिनी नायिका को संबोधित कर रहे हैं वो, तो उस नायिका में पुनः अनुराग दिखाया गया है। तो शांत और श्रृंगार दोनों में विरोध है, दोनों उनको एक ही जगह पर वर्णन करना है। इसलिए उन्होंने नायिका के स्वरूप को उपस्थापित करने से पहले और शांत रस के बाद
बीच में ये अद्भुत रस उपस्थापित कर दिया है, जिससे शांत और श्रृंगार का विरोध दूर हो जाए। इसी को दिखाने के लिए एक और उदाहरण देते हैं ये कि सुरांगनाभिरासलिष्टा व्योमनि वीरा विमानगाः विलोक्यन्ते निजान देहान फेरु नारी विरावृतान, कि सुरांगनाओं के द्वारा आश्लिष्ट होकर वीर लोग जो आसमान में विमान से चल रहे हैं, वो आकाश से नीचे की ओर फेरु नारी भी रावृतान, सियार की पत्नियों से घिरे हुए अपने शरीर को देख रहे हैं। तो स्पष्ट है कि जब नीचे में देख रहे हैं सियार की पत्नियों से घिरे हुए अपने बदन को, तो यहाँ विभत्स होगा, और ऊपर में सुरांगनाभिरासलिष्टा, सुरांगनाओं से आश्लिष्ट हैं तो वहाँ श्रृंगार है। श्रृंगार और विभत्स दोनों में परस्पर विरोध, उस विरोध के लिए इन्होंने बीच में डाल दिया है व्योमनि वीरा विमानगाः। उस वीर को ला करके, वीर रस को बीच में ला करके दोनों दोषों का परिहार कर दिया है। अत्र सुरांगना मृत शरीरयोर आलम्बनयोः, यहाँ एक और सुरांगना जो है वो आलंबन है, दूसरी ओर मृत शरीर जो है वो आलंबन है। श्रृंगार विभत्सयोः, एक में श्रृंगार हो रहा है, दूसरे में विभत्स। स्वर्ग लाभाक्षिप्तो वीर रसो निवेशितः, उसके बीच में वीर रस का आक्षेप कर दिया है, क्योंकि वो वीर जो यहाँ से मर के गया, वो अपनी वीरता के कारण विमान पर चढ़कर स्वर्ग जा रहा है। उस वीरता का आक्षेप कर देने से अंतर्निवेशश्च तदुभय चर्वणा कालांतरवर्ती कालगत चर्वणाकत्वम, कि अब जिस समय सुरांगनाभिरासलिष्टा रूप श्रृंगार की चर्वणा होगी, उसके बाद वीर रस की चर्वणा होगी, उसके बाद विभत्स की चर्वणा होगी, तो अब श्रृंगार और वीर में विरोध नहीं है, अब वीर के बाद विभत्स का विरोध नहीं है, इसलिए ये विरोध परिहार हो जाएगा। इसलिए इन्होंने कहा कि श्रृंगार चर्वणोत्तरम वीर रस चर्वणात् अनंतरम च द्वितीयार्धम विभत्सेति स्पुष्मेव, इसमें कोई दोष नहीं है। भूरेणु दिग्धान इत्यादि काव्य प्रकाशगत पद्य कदम्बे तो प्रथम श्रुत बीभत्स सामग्री वसात बीभत्स चर्वणोत्तरम तत्सामग्र्याक्षिप्त निस्संक प्राण त्यागादि रूप सामग्री कस्य वीरस्य चर्वणे श्रृंगार चर्वणेति विवेकः। ये काव्य प्रकाश में दिया गया उदाहरण है, जहाँ बीभत्स पहले प्रयोग किया गया है, श्रृंगार बाद में है, बीच में वीर को लाया गया है, इसलिए कहते हैं कि वहाँ भी ऐसा ही होता है। एवंच उदासीन चर्वणेन प्रतिबंधक ज्ञान निवृत्तौ निष्पृत्युः प्रतिबद्ध चर्वणोदय इति फलितोर्थः। कहते हैं कि इस प्रकार जब ज्ञान विषयक जो विरोध है, वहाँ पर दो विरोधी रसों के बीच में तीसरे को उपस्थापित कर दिए जाने से विरोधी जो ज्ञान है, उस विरोधी ज्ञान का परिहार हो जाता है। और जब परिहार हो जाता है तो अलग अलग रसों का अलग अलग चर्वणा के द्वारा अलग अलग अपने आनंद की प्रतीति होती है, उसमें कोई विरोध नहीं होता। अब ये आगे रसदोष के और परिहार के और उपाय बताते हैं कि विरुद्ध रसद्वयस्य प्राकारांतरेण विरोध निवृत्तिम आचष्टे। विरुद्ध दो रसों का परस्पर कैसे परिहार किया जाए, उसका उपाय बताते हैं कि अंगांगिनोः अंगिन्यस्मिन् नंगयोर्वा न विरोधः अंगत्वानुपत्ति प्रसंगात। कहते हैं कि और उपाय है कि अगर विरोधी रस हैं तो वहाँ पर दो रसों में जो दोनों विरोधी हैं, एक को अंगी बना दिया जाए, एक को प्रधान बना दिया जाए और दूसरे को अंग बना दिया जाए, दूसरे को अप्रधान कर दिया जाए।
तो अगर अंगांगी भाव आ जाता है तो परस्पर दोनों में विरोध नहीं रह जाएगा। जैसे ये उदाहरण देते हैं कि प्रत्युद्गता सविनयम सहसा सखी भी स्मेरई स्मरस्य सचिवई सरसावलोकैः मामद्य मंजुरचनैर्वचनैश्च बाले हाले सतोपि न कथम बद सत्करोषि। यहाँ किसी मृत नायिका को देखकर जो उसका नायक है वो बोल रहा है कि आज तुम सहसा मेरे आगे आकर, अपनी सखियों के साथ मेरे आगे आकर कामदेव के दूत के समान अपनी हंसी को आगे बढ़ाकर अपनी मधुरिम वचनों से आई वाले आज तुम मेरा स्वागत क्यों नहीं कर रही हो। इयंच पुरो निपतिताम प्रमीताम नायिकाम प्रति नायकस्य उक्ति ही। यह उक्ति उस नायक की है जिसकी नायिका मर चुकी है और वो मरी हुई नायिका जिसके आगे रखी हुई है, जिसका शरीर रखा हुआ है। कहता है यह नायिका लंबना अश्रुपातादिभिरनुभावैः अविषादादिभिः संचारिभिश्च विद्यमाना। तो स्पष्ट है नायिका यहाँ आलंबन है, नायक का जो अश्रुपात इत्यादि है वो उसका अनुभाव है और उसमें जो विषाद, जो दुख हो रहा है वो उसका संचारी भाव है। इससे नायक गता रति तुल्य सामग्र्यभिव्यक्ते प्रकृतत्वात् प्रधानीभूते तद्गत एव शोके प्रकर्षकत्वात् दंगम। तो अब देखिए कि यहाँ पर स्पष्ट है कि जो नायिका, अगर मृत नायिका आलंबन है तो स्पष्ट है कि करुण रस होगा, करुण रस प्रधान है। लेकिन जो चीज़ें यहाँ नायक के सामने दिखाई गई है और नायक के द्वारा कहवाई गई है कि तुम अपनी सहेलियों के साथ मिलकर अपनी हंसी से, आज मधुरिम वचनों से मेरा स्वागत क्यों नहीं करती हो, यानी इससे पहले ऐसा ही हुआ करता था। तो उसमें भी जो श्रृंगार की अभिव्यक्ति हो रही है, जो श्रृंगार के दृश्य की कल्पना जो नायक अपने मन में कर रहा है, वो श्रृंगार और जो यहाँ प्रस्तुत है करुण, उस करुण में, श्रृंगार और करुण में परस्पर विरोध है। लेकिन करुण चूंकि यहाँ प्रधान है, प्रमीत नायिका इसका आलंबन है, तो प्रमीत नायिका के आलंबनत्व को देखते हुए करुण रस की प्रधानता और नायक के स्मरण में उसी नायिका की वो अवस्था आ रही है जहाँ से श्रृंगार की अभिव्यक्ति हो रही है। तो वो श्रृंगार इस करुण को पुष्ट कर रहा है। जब पुष्ट कर रहा है तो श्रृंगार जो हो जाता है अंग और करुण हो जाता है अंगी। इस तरह अंगांगी भाव कर देने से भी विरोध का परिहार हो जाता है। ये कहते हैं कि यदि तू नायक गता रतिर्नात्र प्रतीयते किंतु निरुक्त सामग्र्या शोक एव प्रकृतत्वादिति गृह्यते तदा नायकालंबना प्रत्युद्गमाद्यनुभाविता हर्षादिभिः पोषिता नायिकाश्रया रतिरेव तदंगमस्तु नायिकागत रतेर नायकगत शोक प्रकर्ष हेतुतायाः सर्वसम्मतत्वात्। यहाँ ये जो इनका तर्क है ये थोड़ा अच्छे ढंग से समझने के लायक है। क्यों? मैं प्रिय छात्रों से मेरा निवेदन है कि इस विषय को जरा समझने की कोशिश करें ढंग से। ये कह रहा है कि नायक तो सामने उपस्थित है और मृत नायिका का शरीर आगे है, तो नायक के हृदय में जो आप नायिका विषयक रति की कल्पना करके उसको अंग बना रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, इसको हटा दीजिए। अपितु जो यहाँ कहा जा रहा है कि तुम अपनी सखियों के साथ आती थी, मधुरिम बोलती थी और हंसता हुआ तेरा चेहरा था, उससे यह ज्ञात हो रहा है कि जिस समय नायक पहुँचता था तो नायक को देखकर उस नायिका के हृदय में रति का आस्वाद होता था।
तो अब अगर वो रति नायिका के हृदय में थी तो नायिकागत हो गया श्रृंगार। यहाँ पर नायक सामने उपस्थित है और मृत शरीर है, तो नायक के आश्रय में, नायक के हृदय में नायिका के प्रति करुण रस हो रहा है, शोक हो रहा है। तो एक आलंबन में, एक आश्रय में आ गया करुण जो नायक आश्रय है, और नायिका रूप जो आश्रय है उसमें है श्रृंगार। ऐसा करने पर तो स्वभावतः स्थिति विरोध की स्थिति जो है दोनों में अलग अलग हो गया, दोनों आश्रय अलग अलग हो गए। तो ये विरोध तो अपने आप परिहार हो गया, क्योंकि नायिकागत रतेह, नायिका में रति और नायक में शोक का प्रकर्ष सर्वसम्मतत्वात् यहाँ सुस्पष्ट है। तो फिर यहाँ किस बात की व्याख्या कर रहे हैं? कहता है देखिए, इसका समाधान ये देते हैं कि न च नायिकायाः नासात् तद्गतायाः रसे रतेः असन्निधानात् कथम अंगतेति वाच्यम। सन्निधानस्यांगतायाम् अतंत्रत्वेन स्मर्जमानायाः तस्याः अंगत्वोत्पत्तेः। अब यहां गौर कीजिए कि पहला तो एक उपाय बता दिया कि यहां नायिका को आश्रय मानकर, उसमें श्रृंगार मानकर, नायक को आश्रय मानकर उसमें शोक को दिखाकर जो शोक है उस शोक की पुष्टि हो रही है, इस तरह से परिहार कर दिया। वहाँ या तो दो आलंबन में डाल देने से विरोध नहीं रह गया, या नायक और नायिका का जो संयोग है, जो अभी नायिका के मर जाने पर नायक को दुख हो रहा है, जो शोक हो रहा है, उसके लिए कहा कि एक आश्रय में रह कर के आप अंगांगी भाव मत देखिए, बल्कि नायिकागत जो श्रृंगार है उसको मानिए अंग, और नायकगत जो शोक है उसको मानिए मुख्य अंगी। तो इस प्रकार अंगांगी भाव कर देने से दोष परिहार होगा। यहां कहता है कि नायिका निष्ठ जो रति है, जिस रति को आप अंग बना रहे हैं, तो नायिका निष्ठ रति का तो इस समय अभाव है। कारण नायिकायाः नासात्, नायिका तो मर चुकी, तो नायिकायाः नासात् तद्गतायाः रतेः। तो अब नायिका के हृदय में नायक के लिए जो रति थी, जो अनुराग था, उसका भी नाश हो जाना चाहिए। और जब नायिका का ही नाश हो गया तो नायिका गत जो रति है, जो श्रृंगार है, उसकी अंगता क्यों स्वीकार कर रहे हैं? सन्निधान संगतायाम अंतत्वेन अतंत्रत्वेन स्मर्जमानायाः तस्या अंगत्वोत्पत्तेः। कहता है इसको ऐसे कीजिए कि ठीक है कि नायिका का जब नाश हो गया तो नायिका गत जो है उसको न मान के, बल्कि नायक के हृदय में नायिका का जो वो पूर्व स्वरूप है, जो पूर्व स्वरूप इस समय नायक को याद आ रहा है, स्मरण हो आ रहा है, तो स्मरणगत जो नायिका है वो तो उपस्थित है। स्मरणगत नायिका का नाश नहीं हुआ है, तो स्मरणगत नायिका में जो रति है, जो श्रृंगार है, वो श्रृंगार वर्तमान में नायक हृदयगत जो शोक है उसका अंग हो जाएगा, क्योंकि स्मरण में आया हुआ श्रृंगार वर्तमानगत जो करुण है उस करुण का परिपोष ही करेगा, उस करुण की वृद्धि ही करेगा। इस तरह दोनों को अंगांगी भाव मानकर उस रस का परिहार किया जा सकता है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक प्रधान हो जाए और दो दो विरोधी उपस्थित हों, तो दोनों विरोधी अगर अंग बन जाएं किसी तीसरे का, तो भी इसका परिहार हो जाएगा।
जैसे एक उदाहरण देते हैं कि उत्क्षिप्ता कबरी भरम विबलिता पार्श्वद्वयम न्यकृता पादाम भोज युगम रुषा परिहृता दूरेण चेलांचलम गृहणन्ति त्वरया भवत् प्रतिभटक क्षमापाल बाम भ्रुवाम यान्ति नाम गहने सुकंटकचिता केकेन भूमि रुहा। ये देखिए, ये श्लोक समासोक्ति परक श्लोक है कि एक चाटुकार अपने राजा को कह रहा है कि हे राजन, आपके शत्रुओं की वनिताएं जंगल में जब भाग रही हैं, जंगल में जब घूम रही हैं, तो वहाँ कोई भी वृक्ष ऐसा नहीं है जो उसके साथ ऐसा बर्ताव न करता हो। कैसा बर्ताव? तो उत्क्षिप्ता कबरी भरम, कोई उसके केस को पकड़ के खींच लेता है। तात्पर्य है कि जब वो जंगल से गुजरती हैं तो किसी पेड़ में उसके बाल उलझ जाते हैं, उसको थोड़ा हटाती है तो पार्श्वद्वयम न्यकृता है, तो कोई बगल से उसको खुरच लेता है, पकड़ लेता है, खींच लेता है। पादाम भोज युगम, अगर नीचे कर देती है तो कांटे पैर में चुभ जाते हैं। रुषा परिहृता, क्रोध से उसको वह दूर करती है, हटाती है, तो चेलांचलम, उसके कपड़े को लेकर के वो खिसकने लगता है, कपड़े को खींचने लगता है। गृहणन्ति त्वरया, उस कपड़े को, जिस कपड़े को वह नायिका खींचना चाहती है, उसको वह पेड़ खींच रहा है। हे राजन, भवत क्षमापाल बाम ब्रुवम, भवत प्रतिभटक क्षमापाल बाम ब्रुवम, आपके प्रतिभट, आपके जो विपक्षी हैं, उन विपक्षी की जो नायिकाएं हैं, वो नायिकाएं जब जंगल में जा रही हैं तो कांटों से भरे हुए कौन सा ऐसा पेड़ है जो ऐसा काम नहीं करता है, अर्थात सभी कर रहे हैं। यानी जंगल में घूमती हुई उस नायिका को देखकर पेड़ भी उसके साथ छेड़खानी कर रहा है। तो अब पेड़ के वर्णन के साथ साथ छेड़खानी करने वाले किसी दुष्ट नायक, धृष्ट नायक या किसी और सठ का चरित्र यहाँ उपस्थापित हो जाता है। तो पेड़ के वर्णन के साथ साथ उस धृष्ट का चरित्र उपस्थापित हो जाने के कारण जो यहाँ समासोक्ति है, उस समासोक्ति के कारण कहते हैं कि समासोक्त्यावयवाभ्याम तरु कामी कर्तृक, वृक्ष का वर्णन सामने में है और कामी का वर्णन जो है वो व्यंग्य में आता है। तो रिपु कामिनी कवर्जादि ग्रहण रूपाभ्याम प्रकृता प्रकृत व्यवहाराभ्याम, यहाँ शत्रु की वनिताओं के साथ जो व्यवहार हो रहा है, चाहे वो वर्तमान में पेड़ के द्वारा हो रहा हो, व्यंग्य में कामी व्यक्ति के द्वारा हो रहा हो, उससे अभिव्यक्त जो करुण और श्रृंगार है, क्योंकि पेड़ उसको खींच रहा है तो नायिका को कष्ट हो रहा है, तो यहाँ करुण है, और जो कामी उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है वहाँ श्रृंगार है। तो ये करुण और श्रृंगार, ये परस्पर दोनों आपस में विरोधी हैं। ये दोनों विरोधी कवि हृदयनिष्ठ, कवि के हृदय में राजा के प्रति जो रति है, उस रति का अंग बन जाता है। क्योंकि श्लोक में मूल जो है वो भावध्वनि है, क्योंकि चाटुकार अपने राजा की प्रशंसा कर रहा है। तो कवि के हृदय में राजा के प्रति जो रति है, उसकी प्रधानता होने से वाक्यगत जो करुण और श्रृंगार दो विरोधी उपस्थित हैं, ये दोनों विरोधी अंग बन जाते हैं और भाव प्रधान हो जाता है। ऐसा नियमन कर देने से ये रस विरोध परिहार हो जाता है। आगे ये तीसरा उपाय बताते हैं कि किंच प्रकृत रस परिपुष्टि मिच्छता विरोधिनो रसस्य वाच्यत्वेन निबंधनम कार्यमेव तथा ही सति वैरी विजय कृता वर्ण्यस्य कापि शोभा संपद्यते। यहाँ कहते हैं कि प्रकृत रस परिपुष्टि मिच्छता, जिस रस का परिपुष्टि, जिस रस का परिपोषण कवि चाहता है, उसका विरोधिनोपि रसस्य,
अगर विरोधी रस का भी बाध्यत्वेन निबंधनम कार्यम, विरोधी रस का भी निबंधन किया जाना चाहिए। क्यों? तो यहाँ तर्क इनका ये है कि जैसे मान लिया जाए कि नायक है और प्रतिनायक है, तो प्रतिनायक गत जो वीरता है उसका भी वर्णन पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि तथा ही सति वैरी विजय कृता। अब उस प्रतिपक्षी को खूब वीरता दिखा करके, प्रतिपक्षी को खूब वीर बना करके जब नायक द्वारा उस पर विजय कर दिया जाएगा, नायक के द्वारा उसको हरा दिया जाएगा, तो उसकी सारी वीरता नायक के सामने कमज़ोर पड़ जाएगी और नायक में उससे अधिक वीरता सिद्ध हो जाएगी। इसलिए ऐसा भी वर्णन किया जा सकता है। बाध्यत्वं च रसस्य प्रबलैर्विरोधिनो रसस्यांगैर् विद्यमानेष्वपि स्वांगेषु निष्पत्तेः प्रतिबंधः। ये कहते हैं कि देखिए, आप तो कह रहे हैं कि रसस्य निर्बाध बाध्यत्वेन निबंधनम कार्यमेव, विवशता बस, परिस्थिति बस ऐसा वर्णन किया जाना चाहिए। ये कहते हैं बाध्यत्वं च रसस्य, रस की जो बाधकता है या बाध्यता है, प्रबलैर विरोधिनो रसस्यांगैः विद्यमानेष्वपि, जब रस का कोई विरोधी प्रबल अंग उपस्थित है, तो आप ये बताइए कि जो रस का ही अंग बन के आया हुआ है, एक रस प्रधान है और एक रस का अंग है, तो ऐसी परिस्थिति में विरोध तो दोनों का है नहीं, क्योंकि पहले आप कह चुके हैं कि अंगांगी भाव ला देने से विरोध का परिहार हो जाता है। अब आपने यहाँ एक नया तर्क दिया है कि विरुद्ध रसों का समावेश ऐसे किया जाना चाहिए। कैसे? तो प्रतिपक्ष में रस की परिपुष्टि करके नायक के द्वारा उसका विजय कर दिए जाने से उस पर नायक की ही उत्कर्षता होती है। इसलिए कवि लोग ऐसा वर्णन करते हैं और कवियों को ऐसा करना चाहिए। कहता है कि भाई ये बात बताइए कि एक अंग है, एक अंगी है, तो अंगी को कमजोर बताकर, अंग पर ज़्यादा ताकत देकर, अंग को ज़्यादा प्रभावशाली बनाकर भला उसके साथ कैसा निर्णय किया जाएगा और किस तरह इन दोनों के औचित्य का निर्वाह किया जाएगा। क्योंकि प्रबलैः विरोधिनो रसस्यांगैः, जो है उसके रहते हुए अपने ही अंगों का प्रबल वर्णन करके भी कैसे ये बात संभव होगी। क्योंकि जिस रस विरोध का आप परिहार कर रहे हैं वो परिहार जच नहीं रहा है। जच इसलिए नहीं रहा है वो अलग, अंग जो हो रहा है वो विरोधी, तो अपना ही अंग विरोधी हो थोड़ा जचता नहीं है। कहते हैं कि देखिए, बाध्यता अलग चीज होती है। बाध्यता की वास्तविक स्थिति है, कभी ये देखता है, ये बातें आचार्य मम्मट ने स्पष्ट किया था काव्य प्रकाश में, कि बाध्यता तब होती है जब कभी ये देखता है कि यहाँ पर इस शब्द के बिना हम हैं, उस बात की उपस्थिति नहीं हो पाएगी, तब वो विवशता बस वैसा करता है। तो जब विवशता बस वैसा करता है तब दोष नहीं होता। यहाँ जो बात आप कर रहे हैं कि विवशता बस होने के कारण अंग होना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। व्यतिरेकम दर्शन व्यभिचारी भावस्य बाध्यत्वं निर्वक्ति।
यानी इस विषय में शायद ये जो रसस्य बाध्यता वाली बात आई, अगर छात्रों ने न समझा हो तो उसको एक बार सुनिए कि वास्तविकता ये है कि ये पंडित राज है। आप लोगों ने काव्य प्रकाश में जो रस दोष पढ़े हैं, उस रस दोष में पढ़े हुए हैं कि रस का नाम लेना दोष होता है। उसी बात को ये कह रहे हैं कि अगर बाध्यता पूर्वक, विवशता पूर्वक वहां नाम लेना पड़े, विवशता पूर्वक उस रस को उपस्थापित करना पड़े, तब वहां कोई विरोध नहीं होता। यह है सामान्य बात। और आचार्य ने इसको इतना लंबा चौड़ा घुमा के कहा है कि बाध्यत्वं च रसस्य प्रबलैः विरोधिनो रसस्यांगैः अविद्यमानेष्वपि स्वांगेषु निष्पत्तेः, कि बाध्यता होने पर रस के प्रबल विरोधी भले वहाँ पर उपस्थित हों, लेकिन फिर भी उन अंगों में बस विरोधी अंगों को उपस्थापित किया गया है, वहाँ कोई विरोध नहीं होता है, क्योंकि वहाँ कवि की व्यवस्था होती है। व्यभिचारिणो रस निष्पत्ति प्रतिबंध मात्रात, कहते हैं व्यभिचारी जो है, व्यभिचारी भाव, उस व्यभिचारी भाव की जो बाध्यता है उसको आप कैसे बाध्यता मानते हैं? तो बाध्यता इसलिए मानते हैं कि जिस व्यभिचारी भाव से जिस रस की पुष्टि होती है, अगर उस व्यभिचारी भाव से उस रस की पुष्टि नहीं हो पाई तो दोष माना जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि कोई एक व्यभिचारी भाव ले लीजिए, मान लिया जाए कि क्षण भर के लिए लज्जा भाव को दिखाना है, तो उसका अनुभाव है सिर को झुका लेना, पल्लू डाल लेना इत्यादि के द्वारा आप लज्जा की अभिव्यक्ति करते हैं। लेकिन जिस समय ऐसी परिस्थिति आ जाए वर्ण्य में कि बिना लज्जा शब्द कहे बिना घूंघट आदि के द्वारा अगर दिखाते हैं, तो पूरे वर्ण्य विषय उतना चमत्कृत नहीं हो पाएगा जितना लज्जा कहने से होगा। इसलिए कभी वहां प्रयोग करता है। तो उस व्यभिचारी भाव जो है, जो शब्द है, उन शब्दों से जिस रस की निष्पत्ति होती है, उस रस की निष्पत्ति में अगर बाधा आएगी दूसरे किसी शब्दों से, तो वो प्रतिबंध कहलाएगा। न तो अभिव्यक्त्या, क्योंकि अभिव्यक्ति तो आप जानते हैं कि चर्वणा के द्वारा चित्त का एकीकरण वाली बात होती है। ये व्यभिचारी भाव क्या करते हैं, तो उसको तदी रस की निष्पत्ति में कहीं कहीं थोड़ी बाधा उत्पन्न कर देते हैं। न च विरोधी रसांगाभिव्यक्त्या प्रतिबंधान नाभिव्यक्तिरिति वाच्यम तद व्यंजक शब्दार्थ ज्ञान समये व्यंजक शब्दार्थ ज्ञानस्य असन्निधानात् प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव कल्पने माना भावात भाव सबलताया उच्छेदापत्तेश्च। अब दूसरा प्रश्न खड़ा हो गया कि आप दो विरोधी रस की बात करते हैं। दो विरोधी रसों में विरोधी रस के जो अंग हैं या विरोधी रस जो है, उस विरोधी रस की अभिव्यक्ति प्रतिबंध हो जाने पर रस की अभिव्यक्ति होगी ही नहीं। ये कहिए कि एक रस एक शब्द के द्वारा, एक शब्द से उठती हुई व्यंजना के द्वारा जिस रस की अभिव्यक्ति हो रही है, वहीं जो विरोधी शब्द आ रहा है, विरोधी रस आ रहे हैं, उन शब्दों के द्वारा पहले रस की जो अभिव्यक्ति है वो अभिव्यक्ति बाधित हो जाएगी। ऐसा कहिए ये हुआ विरोध। तो कहते हैं जी नहीं, ऐसा नहीं कहिए। मान लिया जाए जिस श्लोक में दो प्रकार से दो रस उपस्थित हुए,
आप कहें कि पहले शब्दों के द्वारा, पहले विभावादियों के द्वारा जो रस अभिव्यक्त हो रहा था या जिस रस को अभिव्यक्त होना था, दूसरे विरोधी रस वाले शब्द आ जाने के कारण पहला रस जो है उसकी अभिव्यक्ति ही बंद हो जाएगी, उसकी अभिव्यक्ति नहीं होगी। इसको कहते हैं हम बाध, विरोध। कहता है नहीं नहीं नहीं, ऐसा बात ऐसी नहीं है, ऐसा विरोध नहीं होता है। कहते हैं क्यों? तद व्यंजक शब्दार्थ ज्ञान समय। क्यों? तो जिस समय श्रृंगार वाला शब्द आया, उस समय उस शब्द की व्यंजना से श्रृंगार का ज्ञान हो रहा था, और जिस समय विरोधी रस वाला शब्द आया, उस समय उससे अभिव्यक्त होने वाला जो रस है उसका ज्ञान हो रहा था। तब परस्पर एक रस का ज्ञान हो रहा था, उस समय दूसरे रस का ज्ञान तो था ही नहीं। तो जब ज्ञान नहीं था तो ये उसको रोकेगा कैसे? ये विरोध नहीं होता है। विरोध जो पहले बताया गया कि इसकी भी अभिव्यक्ति होती है, इसकी भी अभिव्यक्ति होती है, अभिव्यक्ति होने के बाद ये दोनों आपस में जो विरोध करता है वो सहृदयों के चित्त में रस का उतार चढ़ाव कर देता है कि भाई ये है तो ये कैसे, ये विरोध वहां होता है। इसलिए कहते हैं शब्दार्थ ज्ञान से असान्निध्यात् प्रतिबंध प्रतिबंध का भावात्। ऐसे में एक की उत्पत्ति के समय, एक की अभिव्यक्ति के समय दूसरे का अभाव होता है, और दूसरे का अभाव होने के कारण परस्पर दोनों में प्रतिबद्ध और प्रतिबंधक भाव की कल्पना नहीं की जा सकती। यहाँ कोई प्रमाण नहीं है। और दूसरी बात कि अगर ऐसा आप माने कि ये विरोधी इसका विरोध कर देगा, तब तो भाव सबलता जहाँ होती है, जहाँ ढेर सारे भाव एक ही श्लोकों में उत्पन्न होते हैं, तब तो वो उसका तो विषय ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक रस एक भाव को दूसरा भाव प्रतिबंधित कर देगा, दूसरे को तीसरा कर देगा, तीसरे को चौथा कर देगा। ऐसे में तो भाव सबलता होगी ही नहीं। इसका मतलब है कि ये भी अपने में कर रहा है, ये भी अपने में करता है। दोनों की एक साथ अभिव्यक्ति नहीं है। एक साथ अभिव्यक्ति न होने के कारण दोनों की अभिव्यक्ति होती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हाँ, कुल मिलाकर के जो रस की निष्पत्ति होती है, जिन व्यभिचारी भावों से जिस रस की निष्पत्ति हो रही है, वहां अगर विरोधी व्यभिचारी भाव आ गए हैं तो रस की निष्पत्ति तो, अभिव्यक्ति तो हो गई, निष्पत्ति में सुस्पष्टीकरण में थोड़ी बाधा आ जाती है। उसी तरह कहते हैं कि इसी प्रकार रस की निष्पत्ति जो होती है उसमें भी आपको ऐसा ही समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ भाव की निष्पत्ति में हुआ, वैसे ही रस की निष्पत्ति में भी समझनी पड़ेगी। रस निष्पत्ते प्रतिबंधस्य अनुभव सिद्ध इति ताम प्रत्येव विरोध्यंगानाम बलवताम अभिव्यक्ते प्रतिबंधकम न्याय्यम। कहता है वही हाल वहाँ भी करना पड़ेगा कि रस निष्पत्ति में भी प्रतिबंधत्व जो है कि रस की निष्पत्ति में, रस की अभिव्यक्ति में, रस के परिपोष में जो सहृदय अनुभव सिद्ध है कि रस का परिपोष हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसमें उन विरोधी अंगों की जो अभिव्यक्ति है, जो विरोधी रस आ रहा है, उन विरोधी अंगों की निष्पत्ति ही वहाँ प्रतिबंधक का काम करता है, रस की निष्पत्ति में थोड़ी बाधा उत्पन्न कर देता है। फिर इसके आगे चल के नया प्रकार और बताते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे प्रकार बताए हैं। अपि च जत्र साधारण विशेष महिमना विरुद्धयोर अभिव्यक्ति तत्रापि विरोधो निवर्तते। अब कहते हैं कि जहाँ पर एक रस को साधारण बना दिया जाए, एक रस को विशेष बना दिया जाए। अभी आगे जो बात आई थी वो ये था कि एक को अंग बना दिया जाए, एक को अंगी बना दिया जाए, एक को प्रधान कर दिया जाए, एक को अप्रधान कर दिया जाए, तो दोष का परिहार हो जाएगा।
यहाँ कह रहे हैं कि एक को सामान्य बना दिया जाए और एक को विशेष बना दिया जाए तो भी दोष का परिहार हो जाएगा। जैसे कोई राजा की स्तुति करता है कि नितांतम यौवनोन्मत्ता गाढ़ रक्ता सदा हवे वसुंधराम समालिंग्य सेरते वीर ते रयः। हे वीर ते अरयः, हे राजन आपके जो शत्रु हैं, जो नितांतम यौवनोन्मत्ता, जो अपने यौवन से उन्मत्त थे, जो आहवे युद्ध में सर्वदा गाढ़ पूर्ण रूप से अनुरक्त थे, वो वसुंधराम समालिंग्य, वो वसुंधरा का आलिंगन करके सो रहे हैं। यहाँ पर अविरोध संपादने नापि निबध्यमानो रसो स्व रसशब्देन श्रृंगारादि शब्दैर्वा ना विधातुम् उचितः। यहाँ स्पष्ट है कि नितांतम यौवनोन्मत्ता गाढ़ रक्ता सदाहवे वसुंधराम समालिंग्य सेरते वीरते रयः। तो राजा की स्तुति कोई कर रहा है, तो राजा की स्तुति करना चाटुकारों का सामान्य सा धर्म है। तो एक तो पहले वो भाव जो है, वो भाव यहाँ प्रधान है। बाकी राजा की जो वीरता है, वो वीरता, और यहाँ जो इन शत्रुओं का है कि गाढ़ रक्ता सदा हवे, ये भी दो अर्थ दे रहा है कि या तो जिसके खून गाढ़े हो चुके हैं, मर के धरती पर लेटा हुआ है, धरती का आलिंगन करके लेटा हुआ है, या गाढ़ रक्ता करेंगे कि जो अनुराग से भरा पड़ा था। ये दोनों उस विभाव के, यानी वो जो भाव है कवि के हृदय में अपने राजा के प्रति, उसका अंग यहाँ बना हुआ है। यहाँ भी आकर के भी रस का जो परस्पर विरोध है, उस परस्पर विरोध का परिहार हो जाता है। जो इन्होंने ऊपर में कहा कि एक को साधारण बना दीजिए और एक को क्या विशेष बना दीजिए। साधारण विशेष की महिमा जब आ जाएगी तो भी रस के दोष का परिहार, रस का जो विरोध है उस विरोध का परिहार हो जाएगा। तो यानी विरोध के दो विरोधी रस अगर एक जगह पर उपस्थित हो जाएं तो उसका परिहार करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इन्होंने इतने उपाय बताए कि या तो स्थिति विरोध करना हो तो दो को दो आश्रय में कर दीजिए, ज्ञान विरोध का परिहार करना हो तो दो विरोधी रसों के बीच में तीसरे को ला दीजिए, या दो में से एक को अंगी बना दीजिए, एक को अंग बना दीजिए, या किसी को सामान्य बना दीजिए, किसी को विशेष बना दीजिए। बीच में जो एक बात आई कि कहीं बाध्यता पूर्वक कवि रस के विरोधी तत्वों को उपस्थापित करता है, जैसे कि कवि आकर नायक के द्वारा उसका विजय करवाकर नायक में वीरता की वृद्धि को दिखा देता है, तो वहां कवि की बाध्यता होती है। उस व्यभिचारी भाव इत्यादि होते हैं, उन भावों के द्वारा भी ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं। तो कहते हैं कि पहले वहां समझा दिया कि पहले आप कि दोनों की बाध्यता कहाँ होती है, उस बाध्यता को समझा दिया कि रस की अभिव्यक्ति में दो परस्पर हैं, तो परस्पर रस की अभिव्यक्ति में बाधा नहीं होती बल्कि उसके परिपोष में बाधा होती है। अभिव्यक्ति में अगर बाधा मानेंगे तो कि जिस समय एक रस की अभिव्यंजना होती है उस समय की अभिव्यंजना नहीं हो रही होती है, क्योंकि दोनों पद अलग अलग होते हैं। तो ऐसे में की अभिव्यक्ति तो होगी ही, आगे चल के विरोधी रस की अभिव्यक्ति होगी। अब इन सारे को जोड़कर जब रस का परिपोष होगा कि कौन सा रस अभिपुष्ट हुआ, तो उस परिपोष में बाधा आएगी। उसका परिमार्जन करने के लिए आप करने पड़ेंगे। ये सारे उपाय इन्होंने बताए हैं कि कहीं साधारण कर दीजिए, कहीं विशेष कर दीजिए, कहीं एक में कर दीजिए, कहीं
जनरल में कर दीजिए, कहीं अंगी बना लीजिए, कहीं अंग बना करके, या दो विरोधी रसों के बीच में लीजिए तो आपके रस दोष का परिहार हो जाएगा। इस तरह परस्पर रस विरोध जो है, उस रस विरोध का परिहार कैसे करेंगे, ये रस विरोध परिहार उपाय पंडित राज ने यहाँ तक में बता दिए हैं। अब इससे आगे ये शुरू करते हैं कि वस्तुतः रस का जो दोष है, रस में जो दोष कहे जाते हैं, उन दोषों का परिमार्जन। रस में दोष क्या होता है, दोष कैसे होता है, उन दोषों की अभिव्यक्ति या दोषों की व्याख्या इन्होंने अपने शब्दों में क्रमशः आगे किया है। अभी तक जो व्याख्यान हुआ, अभी तक जो बातें पंडित राज ने बताई, वो केवल रस विरोध का परिहार था, कि रस का परस्पर विरोध और उस परस्पर विरोध का परिहार। अब रस विरोध, रस के जो दोष हैं, उस दोष को उपस्थापित करने के लिए, चूंकि ये विषय थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आज रस विरोध परिहार ही रहने देते हैं। इन परिहार को आप समझ लीजिए, जिसमें ज़्यादा बातें नहीं कही है, बातें तो 2-3 ही हुई अब तक। हाँ, विरोध के उपाय जो इन्होंने बताए, उन उपायों को निश्चिंत होकर हमारे छात्र समझ लें कि ये क्या कहा गया, क्योंकि आज ही अगर रसदोष को भी उपस्थापित कर दिया जाए तो छात्रों के लिए विषय थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसलिए रस दोष को हम कल के लिए छोड़ देते हैं। आज रस विरोध परिहार समाप्त हो गया, इसलिए इस विषय को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। तब तक के लिए सर्वेभ्यो नमो नमः।